अब हम पढ़ेंगे एवी नोड ब्लॉक। एवी नोड ब्लॉक देखिए, ये आपका हार्ट है, ये एसए नोड है, ये एवी नोड है। समझने वाली बात ये है कि एसए नोड आपका फायर कर रहा है 70 to 80 बीट्स पर मिनट, ठीक है, और आपके एवी नोड से पास हो गई है। एट्रिया और वेंट्रिकल में कोई भी एक अगर जंक्शन है तो वो आपका सिर्फ एवी नोड है। अगर इस एवी नोड में कहीं पे भी ब्लॉकेज आ जाता है तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो बीट्स हैं ये यहाँ पे कंडक्ट नहीं हो पाएंगी, ये बीट्स यहाँ पे कंडक्ट नहीं हो पाएंगी। अब क्या होगा जिसकी वजह से, मान लीजिए यहाँ से एसए नोड ने फायर किया, 70 to 80 बीट्स पर मिनट निकाली, लेकिन एवी नोड में ब्लॉकेज की वजह से यहाँ पे बीट्स नहीं पहुँच पा रही है, जिसको हम कहेंगे एवी नोड ब्लॉकेज। अब इस एवी नोड ब्लॉकेज होने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? इसका रीज़न हो सकता है इश्चीमिया, इसका रीज़न होता है इन्फ्लेमेशन, इसका रीज़न हो सकता है कंप्रेशन, और इसका रीज़न हो सकता है वेगन स्टिमुलेशन। इन कारण की वजह से अगर एवी नोड में ब्लॉकेज आ गया तो सारे सिग्नल्स यहाँ से आने वाले यहाँ कंडक्ट नहीं होंगे और आपका वेंट्रिकल डीपोलराइज नहीं होगा। इसकी वजह से एवी नोड ब्लॉकेज में हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। तीन कंडीशंस कौन कौन सी हैं एवी नोड ब्लॉकेज? तीन कंडीशन कौन कौन सी है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी हार्ट ब्लॉक, सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक और टर्शियरी हार्ट ब्लॉक। अब हम पढ़ेंगे पहले प्राइमरी हार्ट ब्लॉक। मान लीजिए आपका ये हार्ट है, ये एसए नोड है, ये एवी नोड है। एवी नोड में ब्लॉकेज है, लेकिन जितनी भी फायर यहाँ से आ गई है, यानी जितनी भी डीपोलराइजेशन वेव यहाँ से आ गई है एसए नोड से, वो सारी की सारी एवी नोड कंडक्ट कर रहा है, लेकिन देर से कंडक्ट कर रहा है। यानी कि कंडक्शन में क्या आ रहा है? डिले आ रहा है। सारी की सारी वेव्स तो कंडक्ट हो गई है, लेकिन डिले हो गई है। ऐसे हार्ट ब्लॉक को हम कहते हैं प्राइमरी हार्ट ब्लॉक। और ये ईसीजी में कैसे दिखेगा तो बताइए। ये पी वेव थी, ये आपका नॉर्मल क्या था? पीआर सेगमेंट। ये पीआर सेगमेंट था। पीआर सेगमेंट क्या बता रहा था? पीआर सेगमेंट ये बता रहा था कि पी वेव बनने के बाद से वेंट्रिकल तक पहुंचने तक जितना भी ये टाइम लगता है, यही पीआर आपका सेगमेंट होता है। अब अगर यहाँ एवी नोड में ब्लॉकेज है तो जितनी भी वेव्स यहाँ से आएंगी, कंडक्ट तो सारी हो गई हैं क्योंकि प्राइमरी हार्ट ब्लॉक है, लेकिन कुछ डिले से कंडक्ट होंगी। यानी कि एट्रिया का डीपोलराइजेशन होने से वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होने तक जो बीच का टाइम है, वो टाइम क्या हो जाएगा? वो टाइम बढ़ जाएगा। यानी कि आपका पीआर सेगमेंट का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। अब अगर पीआर सेगमेंट का ड्यूरेशन आपका बढ़ा है तो यानी आपके पीआर इंटरवल भी बढ़ जाएगा। और आपको पता है पीआर इंटरवल नॉर्मली कितना होता है? 0.20 सेकेंड्स। यानी कि जो आपका पीआर इंटरवल है वो ग्रेटर देन 0.20 सेकेंड्स हो जाएगा। ये आपका नॉर्मली होता है प्राइमरी हार्ट ब्लॉक के केस में। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक। सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक में क्या होगा? सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक में भी यही होगा। ये आपका हार्ट है, ये एसए नोड है, ये एवी नोड है। अब एवी नोड में ब्लॉक इतना है कि ये सारी की सारी डीपोलराइजेशन वेव्स को कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है। प्राइमरी में क्या था? वो सारी की सारी वेव्स को कंडक्ट करवा रहा था, लेकिन थोड़े टाइम डिले के साथ। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 70 बीट्स हैं, यानी 70 डीपोलराइजेशन वेव है, तो यहाँ पे सिर्फ 65 ही पहुँच रही है। 5 एवी नोड कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है। अब फाइंडिंग क्या होगी? फाइंडिंग तो वही होगी, पीआर इंटरवल आपका बढ़ा हुआ मिलेगा। पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ मिलेगा क्योंकि एवी नोड का ब्लॉक है, डिलेड कंडक्शन हुआ। साथ साथ में सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक में आपको दो कंडीशन बन सकती हैं। हम दो कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक दो टाइप्स का हो सकता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को हम कहते हैं वेंक-बैक्स पीरियोडिसिटी। वेंक-बैक्स पीरियोडिसिटी। अब वेंक-बैक्स पीरियोडिसिटी में क्या होता है? बेसिकली पीआर इंटरवल तो बढ़ रहा था। जैसे मानिए ये हार्ट आपका बनाया हमने, ये एसए नोड है, ये एवी नोड है। यहाँ से 70 बीट्स आई, यहाँ पे 65 बीट्स पहुंची, 5 बीट्स आपकी एवी नोड पे रुक गई। तो इसका ईसीजी कैसा आएगा? ईसीजी कैसा आएगा? मान लीजिए एक बीट आई तो पी आया वेव, और ये बीट कंडक्ट भी हो गई तो क्यूआरएस भी आया उसकी वजह से, और टी आया। इसके बाद दूसरी बीट आई, वो भी कंडक्ट हो गई, उसकी वजह से भी क्यूआरएस आया। लेकिन तीसरी बीट आई मान लीजिए और वो कंडक्ट नहीं हो पाई, यानी कि पी वेव तो आएगा, लेकिन पी वेव की वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन नहीं हो पाया है। अब अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आ पाएगा तो सिर्फ पी वेव आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग क्यूआरएस कोई नहीं आएगा। इसके बाद अगली पी वेव कंडक्ट होगी। तो जो आपकी ये पी वेव है जिसकी वजह से कोई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आया है, इसको कहते हैं ड्रॉप बीट। ड्रॉप बीट। अब जो वेंक-बैक्स टाइप पीरियोडिसिटी है
उसमें क्या होता है, पी आर इंटरवल आपका लगातार बढ़ता रहता है, पी आर इंटरवल आपका हमेशा बढ़ता रहता है अंटिल आ ड्रॉप बीट्स कम। मतलब क्या है, मतलब ये मान लीजिए आपका ये पी वेव है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये टी वेव है। अब मान लीजिए ये पी आर इंटरवल अभी इतना है, अगली बीट में पी आर इंटरवल आपका थोड़ा और बढ़ जाएगा, अगली बीट में पी आर इंटरवल थोड़ा और बढ़ जाएगा। यानी ये जो पी आर इंटरवल है आपका, ये हर बीट के साथ बढ़ता रहेगा। देखिए हर बीट के साथ पी आर इंटरवल बढ़ रहा है। कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक एक ड्रॉप बीट नहीं आ जाती। ड्रॉप बीट का मतलब क्या है, जब तक एक ऐसी बीट नहीं आ जाती जिसकी वजह से आपको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ना मिले। मान लीजिए ये पी वेव आई, इसकी वजह से कोई ड्रॉप मतलब कोई क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं आया और वापस से अगली साइकिल शुरू हो गई। तो वेंकबैक्स फिनोमिना में पी आर इंटरवल कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है जब तक एक ड्रॉप बीट नहीं आ जाती। ड्रॉप बीट आ जाती है, उसके बाद से फिर यही साइकिल शुरू हो जाती है, फिर पी आर इंटरवल लगातार बढ़ता रहता है और एक ड्रॉप बीट आ जाती है। ऐसे हार्ट ब्लॉक को कहते हैं सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक टाइप 1 या वेंकबैक्स पीरियोडिसिटी। अब हम पढ़ेंगे टाइप 2 सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में एक फिक्स्ड रेशियो होता है। फिक्स्ड रेशियो मतलब या 1:2:1 या 3:2 या 3:1। मतलब 2 पी वेव आएंगी, एक ही कंडक्ट करा पाएगा एवी नोड आपका। 3 पी वेव आएंगी, 2 ही कंडक्ट करा पाएगा एवी नोड, या 3 वेव आएंगी, एक ही कंडक्ट करा पाएगा एवी नोड। जिसकी वजह से आपको ईसीजी कैसा मिलेगा, पी वेव आई, कंडक्ट हो गई, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन गया। दूसरी पी वेव ये कंडक्ट नहीं करा पाएगा क्योंकि 2 में से एक ही करा पाएगा, तो दूसरी पी वेव आएगी, ये ड्रॉप बीट है, इसके बाद वापस से नॉर्मल आपका शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पी आर इंटरवल है हर बीट्स के साथ, वो पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन चेंज नहीं हो रहा है। जैसे टाइप 1 में चेंज हो रहा था, इसमें चेंज नहीं हो रहा है, बट इसमें फिक्स रेशियो, यानी 2 बीट्स आएंगी तो 1 ड्रॉप बीट आएगी, 3 बीट्स आएंगी तो उसमें 2 ड्रॉप बीट आएंगी, 3 बीट्स आएगी तो 1 ड्रॉप बीट आएगी। कहने का मतलब ये है आपका कि जो पी आर इंटरवल है ये कांस्टेंट रहेगा हर बीट के साथ जब तक एक ड्रॉप बीट नहीं आ जाती। और ड्रॉप बीट आने का रेशियो फिक्स है, यानी 2 बीट में कंडक्ट कराएंगे तो एक में तो जो आपका ड्रॉप बीट है वो आएगा ही आएगा। ऐसे हार्ट ब्लॉक को कहते हैं हम टाइप 2 हार्ट ब्लॉक, टाइप 2 सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक टाइप 2। अब हम पढ़ेंगे टाइप 3 हार्ट ब्लॉक। टाइप 3 सॉरी टर्शरी। ये आपका हार्ट है, एसए नोड, एवी नोड। अब एवी नोड इतना ज्यादा डैमेज हो गया है, इंजर्ड हो गया कि एवी नोड नो कंडक्शन, कोई कंडक्शन नहीं करवा पा रहा है एवी नोड, बिल्कुल भी कंडक्शन नहीं हो रहा है। अब मान लीजिएगा बिल्कुल भी कंडक्शन नहीं हो रहा है तो जितनी भी बीट्स यहाँ से आएंगी वो एक भी कंडक्ट नहीं हो पाएंगी, यानी पी के साथ आपको क्यू आर एस नहीं मिलेगा, मतलब इस पी के साथ आपको सिंक्रोनाइज्ड क्यू आर एस नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से तो कोई लेना देना नहीं है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने का। अब मानिए आपका ये एवी नोड है, एवी नोड सिर्फ इतना ब्लॉक हुआ है, इतना नीचे वाला एवी नोड बचा हुआ है, तो एवी नोड अपना खुद का कंडक्शन शुरू कर देगा जस्ट नीचे से। मान लीजिए यहाँ पे अगर ब्लॉकेज है तो जस्ट नीचे से एवी नोड अपना खुद का कंडक्शन शुरू कर देगा। तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि जब एवी नोड खुद कंडक्ट कर सकता है तो पहले एसए नोड से क्यों कंडक्ट करवा रहा था। रीजन ये है कि एसए नोड फायर करता है 70 to 80 बीट्स पर मिनट। एवी नोड का नॉर्मल फायरिंग रेट है 30 से 40 बीट्स पर मिनट, जस्ट इसका आधा। तो नॉर्मली क्या होता है, जो आपका एसए नोड है ये एवी नोड को सप्रेस करके रखता है, लेकिन अगर एसए नोड से जो सिग्नल आ रहे हैं वो वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच रहे हैं, एवी नोड उनको कंडक्ट नहीं करा पा रहा है, तो एवी नोड अपना खुद का कंडक्शन शुरू कर देगा या खुद की डीपोलराइजेशन वेव बनाना शुरू कर देगा। इस सप्रेशन को, जो सप्रेशन एसए नोड ने कर रखा है एवी नोड के ऊपर, क्योंकि इसका फायरिंग रेट ज्यादा है, इस सप्रेशन को कहते हैं ओवरड्राइव सप्रेशन। ओवरड्राइव सप्रेशन। अब इस ओवरड्राइव सप्रेशन की वजह से एवी नोड नॉर्मली आपका कंडक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी एवी नोड कंडक्ट करेगा बढ़िया से। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि एवी नोड आपका कंडक्ट कैसे कर रहा था, एवी नोड कंडक्ट कर रहा है मान लीजिए 30 बीट्स पर मिनट और ये आपका 70 बीट्स पर मिनट कंडक्ट कर रहा है, यानी पी वेव आपको कितनी मिलेगी 70, लेकिन आपको क्यू आर एस कितने मिलेंगे, क्योंकि यही एवी नोड यहाँ पे वेंट्रिकल में जाएगा क्यू आर एस बनाएगा, तो आपको यहाँ पे क्यू आर एस वेव कितनी मिलेगी, यहाँ पे क्यू आर एस वेव सिर्फ 30 मिलेगी आपको। और साथ साथ में एसए नोड और एवी नोड के बीच में कोई सिंक्रोनी भी नहीं है, यानी कि आपको सिंक्रोनाइज्ड पी और क्यू आर एस नहीं मिलेगा।
पी आपको अलग मिल गई, मान लीजिए पी मिल रही है खूब सारी, फिर आपको क्यू आर एस मिलना है, फिर आपको पी मिल रही है, फिर क्यू आर एस मिलना है। ऐसा एसिंक्रोनाइज्ड पैटर्न होगा थर्ड डिग्री हार्ट मॉक में, क्योंकि एवी नोड अपना अलग कंडक्ट कर रहा है, एसए नोड अपना अलग कंडक्ट करता है। ये बात हो गई एवी नोड मॉक की। अब हम पढ़ेंगे एक यूनिक सिंड्रोम जो कहते हैं स्टोक्स एडम सिंड्रोम। स्टोक्स एडम सिंड्रोम। स्टोक्स एडम सिंड्रोम में क्या होता है, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है जो टर्शियरी हार्ट ब्लॉक होता है, ये आता है जाता है, आता है जाता है, ये होता है। कभी आता है फिर अपने आप वापस सही हो जाता है, फिर आता है फिर सही हो जाता है। तो मान लीजिए एवी ब्लॉक हुआ, यानी यहाँ कोई कंडक्शन नहीं होगा, तो एसए नोड ने फायर किया लेकिन यहाँ कोई कंडक्शन नहीं हुआ। हार्ट ने सेंस किया कि यहाँ पे कोई कंडक्शन नहीं होगा, तो एवी नोड ने अपना फायर करना शुरू कर दिया। लेकिन एसए नोड से कंडक्शन ना आने तक और एवी नोड के खुद कंडक्शन स्टार्ट करने तक एक टाइम डिफरेंस होता है जो होता है 5 से 30 सेकेंड्स तक का। अब अगर ये रिपीटेड अटैक्स होते रहेंगे कंडक्शन डीकंडक्शन कंडक्शन डीकंडक्शन का, तो क्या होगा, ब्रेन की ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी, ब्रेन की ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन 5 से 7 सेकेंड के अंदर अंदर उसको अगर ब्लड नहीं मिला तो वो रिएक्टिविटी शुरू कर देता है अपनी दिखाना, मतलब कि अनकॉन्शियसनेस होने लगती है। और एवी नोड को फायर करने में कम से कम 5 से 30 सेकेंड लगेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि एवी नोड का फायर होना प्रोलॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाती है ब्रेन की, जिसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, यानी फेंटिंग हो जाती है। अनकॉन्शियसनेस यानी फेंटिंग हो जाती है। और फेंटिंग का रीजन क्या है? फेंटिंग का रीजन आपका एवी ब्लॉक है। ऐसी कंडीशन को हम स्टोक्स एडम सिंड्रोम कहते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना पूरा कंप्लीट एवी ब्लॉक खत्म कर दिया है।